नमस्कार दोस्तों। गिफ्ट्स किसे नहीं पसंद होते। हमें तो बहुत पसंद है। पर क्या हर गिफ्ट इतना ही अच्छा होता है? क्या गिफ्ट हमेशा खुशियाँ ही लेकर आते हैं या जाते हैं? कुछ गिफ्ट्स खुशियाँ लेकर नहीं आते, मुसीबत लेकर आते हैं। ऐसी ही एक गिफ्ट की कहानी है जो आज हम सुनाने जा रहे हैं। रमन एक बहुत ही अच्छा इंसान, बहुत ही प्यारा परिवार था उसका। परिवार में ज़्यादा सदस्य तो नहीं थे। रमन का बेटा, रमन की पत्नी, उसकी छोटी बहन और कमाने वाला केवल रमन। लेकिन उसका माँ जो उसके सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। रमन का बहुत ही प्यारा सुंदर परिवार, खुशहाल परिवार। लेकिन रमन की एक छोटी सी कमजोरी, जो हमेशा ही परिवार के सभी सदस्यों द्वारा मना करने के बाद भी ये कमजोरी रमन पर हावी हो ही जाती थी, और वो थी गिफ्ट पाने की चाहत, गिफ्ट देने की चाहत। जब भी कोई गिफ्ट देता तो रमन को तो जैसे सारी दुनिया मिल जाती। पर क्या हो, अगर किसी के मन में गिफ्ट देने के साथ अच्छी भावना हो तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन ना हो तो शायद सभी कोई सोचता है कि मुझे गिफ्ट मिले तो वो अच्छी भावना से दे। लेकिन कुछ लोग अच्छी भावनाओं से नहीं देते और वो गिफ्ट भारी पड़ जाते हैं। रमन के अगले महीने ही बर्थडे आने वाला था और वैसे तो उसकी पत्नी, बहन, माँ और बेटा भी इसकी सरप्राइज गिफ्ट की तैयारी तो कर ही चुके थे। पर पता नहीं क्यों उसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने वाले गिफ्ट की बहुत ही ज़्यादा आशा थी। रमन की पत्नी, बहन, माँ, बेटा तो थोड़ा छोटा ही था। सब ने समझाया, भाई गिफ्ट तो अलग अलग लोगों से हम लेंगे तो ठीक है। कुछ लोग तो हमें प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं, लेकिन तुम्हारी अच्छी भावना से गिफ्ट भी देते हैं। लेकिन हर किसी की भावना इतनी अच्छी हो ये ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों की गिफ्ट देते समय भावनाएं गलत भी होती है, वो अच्छे इरादे नहीं रखते हैं। रमन इस बात को नहीं मानता और बोलता है, सभी मुझसे प्यार करते हैं। ऑफिस में तो देखो हर कर्मचारी मेरा दोस्त है, बाहर देखो तो रिश्तेदार तो मुझसे बहुत ही प्यार करते हैं। तुम्हें क्या लगता है ये सब अपने ही हैं? पर पत्नी को बोला हुआ रमन ने कभी सुना ही नहीं। रमन का बर्थडे आया। बर्थडे में ऑफिस के सभी कर्मचारियों, रिश्तेदारों, साथ में कुछ पड़ोसियों को भी इनविटेशन दिया गया, क्योंकि वो उसे अपना बर्थडे मनाना बहुत पसंद था, बाकी सदस्यों का भी। लेकिन उसे जब गिफ्ट मिलता तो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता, खुशी मिलती। ऐसा नहीं था कि बाकी सदस्यों की बर्थडे, एनिवर्सरी, बाकी चीज़ें नहीं मनाता, उनके लिए भी गिफ्ट आते और वो रिटर्न गिफ्ट भी देता। इससे उसे बहुत ही अच्छा महसूस होता। हर रिश्तेदार, कर्मचारी और दोस्त, पड़ोसी, क्या सबके मन में सच में रमन के लिए इतना ही प्यार था, या फिर चेहरे पे प्यार, दिल में मुस्कान दिखती हो और दिल में ईर्ष्या और जलन की भावना से भरी पड़ी हो, द्वेष भरा पड़ा हो। बर्थडे के दिन पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने रमन को गिफ्ट का पैकेट पकड़ाया। रमन बाकी गिफ्ट के पैकेट्स के साथ उन्हें भी रखने ही वाला था कि सारे पैकेट को एक ही साथ खोल लूँगा, और परिवार के बाकी सदस्यों के साथ वह रिटर्न गिफ्ट की भी तैयारी करवा रहा था, ताकि वो आने जाने वाले सभी लोगों को रिटर्न गिफ्ट में कुछ अच्छे उपहार दे दे, क्योंकि गिफ्ट लेने देने से तो रिश्ते मजबूत होते हैं, ऐसा रमन का मानना था। पर इस महिला ने कहा, ये आपके लिए स्पेशल गिफ्ट है, मैं चाहती हूँ आप इसे अभी पहन लो, मुझे बहुत खुशी होगी। पड़ोसी महिला, जो रमन की माँ की उम्र की थी, माँ की उम्र से थोड़ी बहुत छोटी हो सकती है, रमन उन्हें आंटी जी कह के बुलाता था और कहता, आंटी जी अभी क्या ज़रूरत है, आपने गिफ्ट दिया वो मैंने तो देखा भी नहीं। उस पर उसकी आंटी कहती हैं, उसमें गिफ्ट खोल देती हैं और आंटी कहती हैं, इसे पहन लो, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी सी गोल्ड चेन लेकर आई हूँ। रमन इस गिफ्ट को खोलता है, सच में गोल्ड चेन थी। रमन कहता है, आंटी इतना महंगा गिफ्ट देने की ज़रूरत नहीं थी, गिफ्ट तो बस रिश्तों के मजबूत करने के लिए होता है, मैं इतने महंगा गिफ्ट नहीं ले सकता। रमन मना करने लगता है, लेकिन आंटी जी कहती हैं, इतने पैसे तो मेरे लिए बहुत सारे नहीं हैं, ये बहुत कम है, तुम्हें तो पता है ना कि मेरा करोड़ों का कारोबार है, छोटी सी चेन मेरे लिए क्या ही कीमत रखती होगी।
आंटी, आपका करोड़ों का कारोबार है, मैंने सुना है, पर ऐसा लगता नहीं है। आप तो इतने सिंपल तरीके से रहते हो और इतना महंगा गिफ्ट। आंटी ने कहा, अरे तुम इसे पहनो तो, पैसे की चिंता क्यों करते हो, वो मैं देख लूँगी। और लगभग ज़बरदस्ती से रमन के गले में वो पाला पहना दी, जो सोने का हार था। उसके नीचे एक अजीब सा चमकीला सा लॉकेट लगा था। रमन का मन तो नहीं था, पर आंटी का दिल रखने के लिए आखिर उसने पहन ही लिया। और फिर रमन ने केक काटना शुरू किया। रमन हर बार केक का पहला टुकड़ा अपनी माँ को खिलाता था। आखिर माँ के संघर्षों ने ही तो रमन को बड़ा किया था, वो दुनिया में लेकर आई, और माँ के माँ बनने पे ही तो रमन इस दुनिया में आया जो अपना जन्मदिन मना रहा है। तो उसका पहला हक तो अपनी माँ को ही देता था। लेकिन इस बार उसने अपना केक काटा तो एक अजीब हरकत की। उसने केक का पहला टुकड़ा अपनी माँ को देने के बजाय उस आंटी को खिलाया, जो आंटी ने अभी अभी उसे चेन पहनाई थी। ये बात उसकी पत्नी, बेटा और बहन भी देख रहे थे और बहुत हैरान थे। पत्नी उसकी बहन के कान में बोलती है, क्या तुमने रमन की हरकत नोटिस करी? सुनैना, जो उसकी बहन थी, बोली, हाँ, मुझे भैया की ये हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। माँ को ही पहला टुकड़ा खिलाना चाहिए था केक का, माँ का पहला हक है। ये अनजान आंटी को क्यों खिला रहा है केक का पहला टुकड़ा? खैर, रमन केक के और टुकड़े किए। परिवार के सभी सदस्यों को देने के बाद केक के सारे टुकड़े करके बाकी मेहमानों को बांटने के लिए अपनी पत्नी और बहन को कह दिया। पत्नी और बहन ने मिलकर इस बात को माना और सभी रिश्तेदारों सदस्यों को केक दिया, नाश्ता करवाया। पार्टी भी बहुत अच्छे से हो गई और ये बात आई गई हो गई कि रमन ने जो हरकत की। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद की बात है, रमन का प्रमोशन होने वाला था और उसके लिए स्पेशल ऑफिस से कुछ गाड़ियाँ और बाकी भी चीज़ अवेलेबल होने लगी और उसके इंसेंटिव और तनख्वाह में भी बढ़ोतरी होने वाली थी। परिवार के सभी सदस्य बहुत खुश थे। रमन को जब तनख्वाह मिली तो उसकी बहन ने कहा, भैया मेरे कॉलेज की फ़ीस भी जमा करवा देना। रमन बोलता है, हाँ हाँ मेरी प्यारी बहन, क्यों नहीं। उसके बाद रमन अपने ऑफिस चला जाता है। रमन ऑफिस से आते समय 10,000 कैश निकाल के पेन के कॉलेज की तरफ जाने लगता है। फिर रास्ते में ना जाने कैसे वो आंटी उसे फिर से मिल जाती हैं और बोलती हैं, क्या रमन तुम मुझे अपनी गाड़ी से थोड़ा आगे तक छोड़ दोगे? रमन बोलता है, हाँ ये गाड़ी तो लेकिन मेरे ऑफिस की है, आप इसमें बैठेंगे तो पता नहीं फिर उसे क्या होता है। फिर बोलता है, हाँ हाँ ठीक है आप बैठ जाइए, फिर घर में आने वाली चीज़ कुछ खरीदनी है, आंटी ने बोला। रमन के हाथ में 10,000 कैश थे। पता नहीं आंटी उसकी ओर देखती है और रमन अपनी फ़ीस की जो कीमत उसने रख रखी थी अपनी बहन की फ़ीस के लिए, वो आंटी के खरीदे सामानों की कीमत के रूप में दुकान में चुका देता है। उसकी बहन जब वो वापस आता है तो पूछती है, भैया आपने मेरी फ़ीस जमा कर दी? तो रमन बोलता है, फ़ीस मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, शायद किया हो या नहीं। तब तक बहन फिर कॉलेज जाके बोलती है, मैं पता कर लूँगी। पता चलता है कि फ़ीस तो जमा हुई ही नहीं। रमन से पूछने पे पता चलता है, हाँ मैंने पैसे निकाले थे पर कहाँ गए मुझे याद नहीं आ रहा। रमन ये सारी बातें भूल जाता है, फिर से पैसे निकालता है और इस बार जल्दी से जाके बहन के कॉलेज की फ़ीस जमा कर देता है। लेकिन फिर एक दिन और कुछ होता है। रमन अपनी पत्नी के लिए, जिस दिन उसका जन्मदिन आने वाला था, तो उसके लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट खरीदने की सोच रहा था। स्पेशल गिफ्ट एक बहुत ही महंगी सुंदर सी साड़ी, जिसे वो अपनी पत्नी को देना चाहता था। दुकान में घुस जाता है, उसे वो बहुत ही सुंदर साड़ी दिखाई देती है, जिसके लिए बहुत ही सुंदर तरीके से वो अपनी पत्नी को गिफ्ट करना चाहता था। और वो साड़ी खरीद के आ रहा था, तब तक उसकी पड़ोसन जो रास्ते में वो आंटी थी, वो उसे रोकती है और बोलती है, देखो ना रमन, देखो तुम अच्छा वो रास्ते में मिल गए, मैंने बहुत अच्छी मिठाई बनाई, इसे चख के तो देखो। रमन बोलता है, मैं अभी थोड़ी जल्दी में हूँ। पर आंटी उसे कहती है, एक बार तो सुनो। बोलती है, जल्दी से देखो तो बस। रमन बस जल्दबाजी में एक मिठाई का टुकड़ा मुंह में डाल लेता है, पर पता नहीं क्या होता है, वो अपने घर जाने के बजाय उन्हीं के घर के अंदर चला जाता है। उसकी पत्नी जो बाहर से उसे देख ही रही थी कि वो अंदर आने के बजाय पता नहीं क्यों पड़ोस के घर में चला गया। पर जब वो साड़ी जो उसके हाथ में थी, अब उसके हाथ में नहीं थी, वो खाली हाथ था। साड़ी का बैग वहाँ उसके हाथ में था नहीं। पत्नी उससे सवाल तो करना चाहती थी, पर अभी उसने कुछ पूछा नहीं था। रमन खाली हाथ आता है
पत्नी पूछती है, क्या हुआ? आपके हाथों में कुछ था ना, कुछ लेकर आ रहे थे ना आप? उसने कहा, हाँ मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी साड़ी ली है, बहुत ही सुंदर है, देखो। और उसने कह के अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन उसके हाथ में तो कोई साड़ी थी ही नहीं। उसने मिठाई खिलाने के लिए आंटी ने मुझे घर बुलाया था, तो हो सकता है कि साड़ी वहाँ छूट गई हो। मैं साड़ी लेकर आया था और मैं जाके लेके आता हूँ, यह कह के वो पड़ोस की आंटी के यहाँ गया। लेकिन जब वो वहाँ गया तो आंटी ने वो साड़ी पहन ली थी। एक पल को तो रमन को गुस्सा आने जा रहा था, पर पता नहीं क्यों गुस्से वाले शब्द ना निकल के उसके मुंह से निकला, आंटी जी आप इस साड़ी में बहुत अच्छी लग रही है। साड़ी तो मैं आप ही के लिए लेके आया था। मैं अपनी पत्नी को कोई भी सस्ती साड़ी दे दूंगा, ये तो मैं बस आपके लिए लेके आया था। और ये क्या, मैं पत्नी और अपनी बहन माँ को कुछ भी दे सकता हूँ, साड़ी क्या हल्की फुल्की कुछ भी दे दूंगा। आंटी आंटी बस आप ही मेरे लिए सब कुछ है, आंटी आपका सम्मान मेरे लिए बहुत कुछ मेहनत करता है। और रमन खाली हाथ ही वहाँ से निकल जाता है। लेकिन ये सब कुछ उसकी घर लौट रही बहन जो कॉलेज से लौट रही थी सब कुछ अपनी आंखों से देख लेती है। रमन का प्रमोशन हो गया, ये बात आई गई होगी। उसने एक कार ले ली लोन पे, ये बात भी पुरानी हो गई। सुनैना मैंने भी सोचा, जो उसकी बहन थी, कि आंटी को शायद वो अपनी माँ के समान सम्मान देता है, इसलिए कुछ कहा नहीं। भाभी को लेकिन उसने ये बात बता दी। भाभी ने भी कहा उसकी पत्नी कि नहीं कोई बात नहीं, हो सकता है कि कुछ धोखा हुआ। वैसे भी रमन को तो गिफ्ट लेने और देने का इतना शौक है, तो हो सकता है उन्होंने ये गिफ्ट आंटी को दे दिया हो। रमन की पत्नी इस बात को बहुत हल्के में लेती है, लेकिन रमन ने जो कार लोन से ली थी वो गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा समय आंटी ही यूज़ कर रही होती। परिवार को किसी सदस्य को कितनी भी ज़रूरी बात हो वो गाड़ी यूज़ करने मिलती ही नहीं, और रमन सारी गाड़ी का समय और पेट्रोल भी भरवा के खुशी खुशी उस आंटी को दे देता। वो गाड़ी ज़्यादातर मामलों में आंटी ही यूज़ कर रही होती। रमन की ये हरकतें बहुत सारी चीज़ों में करने लग गया था। ज़्यादातर वो यूज़ करने वाला सामान भी अब आंटी को गिफ्ट देने लगा। पैसे भी उनको इस तरीके से खर्च कर रहा था जैसे परिवार के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सदस्य केवल वही हो। रमन की ये हरकतें परिवार को नागवार गुजर रही थी। परिवार को लगने लगा, रमन क्यों किसी अनजान इंसान को इतना अपना मानने लगा है। गिफ्ट लेना देना तक तो ठीक था, लेकिन परिवार के ज़रूरी खर्चों को भी काट के वो आंटी के पूरे शौक पुरा रहा है, पूरे पैसे उन पर लुटा रहा है। आखिर क्या चक्कर है? रमन के ऊपर रमन की पत्नी और आंटी और उसके जो बहन है माँ, सबको गुस्सा आ रहा था। रमन की माँ भी नाराज़ थी, लेकिन समझ नहीं पा रहा था। एक दिन रमन का बेटा स्कूल से लौट रहा था तो उसे एक आदमी मिला और वो उसे कहीं ले जाने की कोशिश करने लगा। ये कोशिश करते हुए देख लिया उसकी बहन यानी सुनैना ने, और रमन के बेटे की बुआ ने। वो उसे रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन बुआ ने भतीजे के हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो रमन अपनी ही बहन को धक्का दे देता है और बोलता है, ले जाने दो इसे, और इसका आदेश तो मुझे आंटी ने दिया है। और उनका नाम लेकर कहता है, मैं उनके आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता, ले जाने दो उसे। सुनैना को बहुत जोर गुस्सा आता है, और इतना जोर गुस्सा आता है अपने ही बड़े भाई की सीमा रेखा को भूल जाती है और एक जोरदार थप्पड़ अपने भाई के गाल में लगा देती है। रमन को एक पल में ही होश आ जाता है। अपने बेटे को देखा कि वो आदमी ज़बरदस्ती उस बच्चे को उसके खींचता हुआ ले जा रहा है। जल्दी से वो उसे किसी तरह से छुड़ा के अपने घर लेके आता है, पर रमन अभी पूरी तरह से होश में था। उसने देखा और उसे भी महसूस हुआ उसके मन पे किसी ने कब्जा कर लिया है। ये बात सुनैना और उसके पत्नी और बेटे ने भी कंफर्म कर दी, लेकिन कुछ देर पहले तो रमन बिल्कुल होश में नहीं था। क्या कर रहा था उसे पता भी नहीं। रमन की माँ तब तक उसके मामा जी को फ़ोन कर देती हैं और मामा जी से कहती हैं सारी बातें। उसके बाद उसके मामा जी कहते हैं, तुम जो लक्षण बता रही हो ना, मुझे ऐसा लगता है रमन पे किसी ने वशीकरण किया है। उसकी माँ ये बात सुन के बहुत घबरा जाती है। अब हम क्या करें? वो तो सारे परिवार को ही कुर्बान करने को तैयार हो गया है। परिवार को किसी भी तरह वो नुकसान भी पहुंचा सकता है। अब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। रमन ज़्यादातर उस आंटी के बारे में बातें करता है। मुझे लग रहा है कि वो उनके आंटी की ही बातों में रह रहा है, उन्हीं की बात मानता है जैसे वो उनकी माँ या महत्वपूर्ण सदस्य हो परिवार की। उनकी सारी बातें। तो उसके बाद अंकल यानी मामा ने कहा,
मैंने उपाय सोच लिया है, सारी बातें मैं समझ गया हूँ। और फिर क्योंकि वो एक प्रखंड ज्योतिषी भी थे, उन्होंने खुद एक से भी बड़े एक प्रखंड ज्योतिषी से संपर्क किया। वो एक पंडित भी थे और इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत अधिक जानकारी भी रखते थे। जैसे ही वो घर पहुँचे, रमन को देखते ही उन्हें पता चल गया कि रमन किसी के वश में है। पंडित जी बिना कुछ किए वो कुछ करने जा रहे थे, पता नहीं पर रमन को क्या हुआ। वो पंडित जी पे ही हमला करने जा रहा था, पर अचानक ही उसके पाँव के नीचे कोई चीज़ आ गई जिससे वो आगे नहीं बढ़ पाया। शायद कोई धागा या कोई रस्सी, पर लॉकेट जो उसके में गोल्ड चेन लटकी हुई थी, वो लॉकेट बाहर की तरफ निकल गई। और इसे देखते ही ज्योतिषी समझ गए कि इस लॉकेट में ही कुछ ऐसा है। ज्योतिषी यानी पंडित पे जब अटैक करने की कोशिश कर रहा था, इससे पहले कुछ करता जो लॉकेट बाहर की तरफ उनके गिरने की वजह से आ गया था, उन्होंने उसे ही खींच दिया। और रमन उसे खींचने के बाद पता नहीं कैसे बेहोश हो गया। और पंडित जी ने कहा लॉकेट में ही कुछ किया गया है, पर मुझे पता नहीं चल पा रहा। शायद मुझसे भी अधिक प्रखंड ज्योतिषी और गुरु मुझे इसके बारे में बता सकते हैं, लेकिन इन सब का सबसे अच्छा उपाय मैं एक जानता हूँ। उन्होंने कहा अगर इस लॉकेट और इस माला को ले जाके हमें दूर स्थान पे गाड़ देना है और इसे जला देना है और इसके ऊपर से प्रभाव को हटाना है। रमन और उसके मामा जी उसे काफ़ी दूर स्थान पे ले जाके रमन के मामा जी और माँ इस लॉकेट को जलाने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन रमन को होश आने लगता है जो आंटी के जो पूरी तरह से कब्जे में था, लेकिन शायद आंटी को भी इस बारे में पता चल गया कि उस लॉकेट को जलाया जा रहा है। वो पूरी तरह से गुस्से में उनके घर के अंदर आ गई और उसके बाद उसने कहा रमन से, कहीं तुम लोग मेरा वशीकरण तो नहीं तोड़ने का सोच रहे? इतनी ताकत है कि तुम मेरा वशीकरण तोड़ दो? परिवार में उसमें कोई भी सदस्य वहाँ मौजूद नहीं था, केवल रमन को छोड़ के। और रमन का एक छोटा बस बेटा, पत्नी और सुनैना भी बाहर गई थी। और यहाँ रमन थोड़ा डर जाता है इस समय, क्योंकि रमन बहुत ही कमज़ोर महसूस कर रहा था और उसे ऐसा लगने लगा कि औरत तो बहुत ही बड़ी तांत्रिक है, कहीं ये मेरे साथ कुछ बुरा कर दी। अपने बेटे की तरफ देखा, कहीं इस औरत ने पहले मेरे बेटे के साथ पहले भी बुरा करने की कोशिश की है, किडनैप करने की कोशिश की है। अभी रमन इतनी कमज़ोरी में था कि वो बहुत बुरी तरह से डर रहा था। उसे लड़ने की तो बिल्कुल भी ताकत नहीं महसूस हो रही थी और ना ही उसे समझ में आ रहा था कि अब वो क्या करे। इस बीच वो औरत चलती हुई रमन के बिल्कुल नज़दीक आ गई, लेकिन इससे पहले वो कुछ करती, किसी ने उस औरत को बहुत ज़ोरदार तरीके से धक्का मारा। धक्का खा के वो औरत तेजी से मुंह के ही बल गिर गई। उसे समझ में नहीं आया कि पीछे से किसने धक्का मारा। उसने देखा रमन की पत्नी और बहन वहाँ आ चुकी है। उसने कहा तुम दोनों पिद्दी सी लड़कियाँ मुझसे लड़ पाओगी क्या? क्या तुम दोनों में इतनी ताकत है कि एक तांत्रिक से लड़ पाओ? उसके बाद उसकी पत्नी बोली, तांत्रिक से लड़ पाने की ताकत भले ही हम में ना हो, पर एक प्यार, एक पत्नी और एक बहन का प्यार अपने परिवार को सदस्य के बचाने की ताकत जरूर रखता है। और उसके बाद उन्होंने अपने हाथ से एक धागे में बंधा हुआ लॉकेट निकाला जिसमें हनुमान जी की तस्वीर थी। उस तस्वीर को उसने उस औरत को जो वो गिर गई थी ज़बरदस्ती उसी तरह से उनके गले में पहना दिया। वो औरत अभी कुछ कर ही नहीं पाई, क्योंकि एक ने उसका हाथ पकड़ा और दूसरे ने उसके गले में पहना दिया। आंटी जो गिफ्ट देने के बहाने रमन को चेन पहनाई थी, उसी तरीके से उसने भी पहना दिया ज़बरदस्ती। आंटी जो थी वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। वो चेन को खेलने की कोशिश कर रही थी, धागे तक नहीं खुल पा रहे थे। वो बुरी तरह से छटपटा रही थी, लेकिन उनकी छटपटाहट थोड़ी ही देर में शांत हो गई और कुछ देर में वो शांति से एकदम से बैठ गई। सुनैना और उसके भाभी जो थी उसके शांत होते ही उसके हाथ पैर बांध देते हैं और पुलिस को फ़ोन करते हैं, लेकिन उनके मन में था कि हम क्या ही रिपोर्ट करेंगे, क्या हम किसी तंत्र विद्या की रिपोर्ट कर सकते हैं। फिर उन्हें एक बात याद आई और वो पुलिस को बुला ही लाई और उन्होंने कहा ये आंटी जो है हमारे पड़ोस में रहती है, हमारे परिवार को नुकसान पहुंचा रही थी। इन्होंने अकेला देख के हमारे बेटे पे हमला किया और जो छोटा बच्चा है उसे किडनैप करने की कोशिश भी की, और इस बात का सबूत और गवाही उसके बेटे ने भी दे दिया। और किडनैप करने के लिए वो आंटी आ रही थी और उसके सारी साजिशों का सबूत पुलिस के पास था, क्योंकि वो व्यक्ति भी पकड़ा गया जिसने उसके बेटे को किडनैप करने की कोशिश की थी।
पुलिस आंटी को पकड़ लेती है और उसे लेके जाने लगती है। सुनैना जो और भाभी जो थी वो तब भी डरी हुई थी, क्योंकि वो जब भी बाहर आएंगी वो हमारा नुकसान कर सकती हैं। लेकिन वो हनुमान जी का लॉकेट उनसे कहती हैं, इसे प्लस बस एक काम करिएगा, इसे मत उतारिएगा वरना ये औरत कुछ नुकसान पहुंचा देगी। पुलिस इस बात को मानने को तैयार हो जाती है, आखिर वो केवल धागे में था। लेकिन रास्ते में ही पुलिस की गाड़ी का एक्सीडेंट होता है। कुछ पुलिस वाले जो थे वो उतर गए थे, लेकिन इसी बीच गाड़ी बहुत तेज़ी से नीचे खाई में गिर जाती है। वो पुलिस वाले जो उतरे थे वो तो बच गए, लेकिन गाड़ी में वो औरत थी और वो उस औरत के समेत ही गाड़ी नीचे गिर गई और गाड़ी में आग लग गई, जिसके चलते उसकी वहीं मृत्यु हो गई। पुलिस को डेड बॉडी मिली, लेकिन समझ में नहीं आया उस डेड बॉडी में केवल वो लॉकेट जो सुरक्षित था जला ही नहीं था। पर पुलिस समझ नहीं पा रही थी आगे क्या करे। इस घटना को सुनने के बाद रमन, उसकी माँ, बहन, पत्नी सबको दुख तो हुआ कि उसके बाद फिर सोचा इतना बुरा तो नहीं होना चाहिए था। फिर उसने सोचा कि ये जो होता है भगवान की ही मर्ज़ी से होता है। भगवान भी जानता था अगर उसे जेल भेज दिया जाता तो एक ना एक दिन अपनी सज़ा ख़त्म करके वो हमारे परिवार को फिर से नुकसान पहुंचाने आती, लेकिन भगवान ने तो उसका खेल पहले ही ख़त्म कर दिया। लेकिन रमन के परिवार में इसके बाद शांति हो गई, कोई दोबारा मुसीबत नहीं आई। लेकिन रमन को भी एक सबक मिल चुका था, हर किसी पे भरोसा कर लेना, उनसे गिफ्ट ले लेना नहीं है सही। गिफ्ट लेना हमेशा अच्छा ही नहीं होता, कभी कभी गिफ्ट भारी भी पड़ जाते हैं और कभी कभी बहुत ही भारी। रमन इस सबक को सीख चुका था। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।